प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 72 के क्वेश्चन लगाएंगे टॉप 10 जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं और गेम चेंजर हो सकते हैं। ये पूरी सीरीज 100 मॉक टेस्ट में हम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सब को अगर आप लगा के चले जाते हैं 1000 प्रश्नों को, तो आप ये मान लेना कि आपके शॉर्ट आपके मैथ्स की प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन लगभग आएंगे इसके अराउंड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मॉक टेस्ट हम लगवा रहे हैं आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं मॉक टेस्ट का। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याएं है कि कौन कौन सी जी हमारी 505 है, दूसरी संख्या हमारे पास 3p4 है और जी इनका जोड़ जो होगा वो दिया है 8q9। अब इसने कहा जी जो योग है जी ये पूरा 3 से डिवाइडेबल है, यानी कि ये 8q9 3 से डिवाइडेबल है। तो p के लिए न्यूनतम मान लेना। किसके लिए लेना न्यूनतम मान जी? p के लिए। क्या संभव हो सकता है? तो इसमें सबसे न्यूनतम जो संख्या ऑप्शन में दी है जो जैसे हम देखते हैं वह 1 है, 2 है, 4 है और 7 है। देखिए 5 4 9, यहाँ 0 और p जुड़ का q हो रहा है, यानी कि p में 0 रख के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारे पास q। 5 और 3 8। अब यहाँ पे पहले इसको काट लेते हैं, कौन सी संख्या कटेगी 3 से पूरी। या 3 दूनी 6 बच गए 2। यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद अगर मैं यहाँ रख दूँ q के स्थान पर 1 तो हो जाएगा 21। 3 7 21, 3 3 9, यानी कि q के स्थान पे अगर मैं रख देता हूँ 1, अगर मैं यहाँ बना लेता हूँ 819, तो 819 कट जाएगा कंप्लीट किससे? 3 से। तो q के स्थान पे 1 रखता हूँ, उधर 0 है तो p के स्थान में मुझे 1 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो बराबर मेरा 1 आ जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन में बताना था न्यूनतम p के लिए संभव मान, तो न्यूनतम p के लिए मान संभव होगा जी वो 1 होगा। क्या होगा जी? हमारा 1 होगा। तो 1 के लिए मेरी ऑप्शन कौन सी दी है मुझे? वो ऑप्शन ए में राइट आंसर दिया है मेरा। तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन ए में मुझे गिवन है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन वह व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रेन वाले सवालों में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को, गुफा को, पुल को, सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ इन सब की लंबाई को भी पार करेगी। लेकिन जब ट्रेन करती है किसको? व्यक्ति को, पेड़ को या पोल को, तो वे सब अपनी लंबाई को पार करती है। जब रेल व्यक्ति को, पेड़ को, मील के पत्थर को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई मैंने ट्रेन की लंबाई माना टी मीटर की ट्रेन है और प्लस 70 मीटर का प्लेटफॉर्म है। उसको पार करने में ट्रेन ने कितना समय लिया जी? वो लिया जी 5.5 सेकंड। 5.5 सेकंड का समय लिया। जहाँ ट्रेन ने केवल स्वयं को पार कर रखा है, यानी कि व्यक्ति को पार कर रखा है, उसका समय दिया है सवाल में मुझे 2 सेकंड। अगर मैं केवल व्यक्ति को ना पार करके प्लेटफॉर्म की जो 70 मीटर लंबाई है उसे पार करना समय अगर मैं तुलना करता हूँ दोनों इक्वेशन में, तो मुझे पता लग जाएगी कि केवल 70 मीटर पार करने में ट्रेन ने कितना समय लिया होगा। तो 5.5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा जी? 3.5 सेकंड में 70 मीटर पार करते हैं। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यानी कि 70 को डिवाइड करेंगे 3.5 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास, 0 पर रख लूँगा पॉइंट हटाने के लिए, और 35 दूनी 70, यानी कि ट्रेन प्रति सेकंड कितने मीटर चलती है जी? 20 मीटर। अब जहाँ ट्रेन ने व्यक्ति को पार कर रखा उसके समय को देखिए, उस समय में गुना कर दीजिए तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ट्रेन का यहाँ पार करने का व्यक्ति को है 2 सेकंड, तो 2 में गुना कर दीजिए उसकी चाल की। चाल गुना समय करने के बाद आपको ट्रेन की लेंथ पता लग जाएगी। ट्रेन की लेंथ हो जाएगी जी हमारे पास 40 मीटर। 40 मीटर की ऑप्शन मेरी कौन सी में दिया है?
ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर मेरा 2 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी संख्या का 1/4 संख्या मैंने ले ली, संख्या जैसे पी मानना, मैं संख्या पी है, उसका 1/4 और 1/4 का 1/3 25 है। तो सवाल में मुझे पूछा कि उस संख्या का 3/10वां भाग क्या है। तो पहले मैं संख्या निकालता हूँ। तो 3 4 की गुना 12 और 12 की गुना 25 में 12 की 25 में गुना, अर्थात 12 25 गुना का मीन्स हो जाएगा 300। अब 300 वह संख्या का मान 300 है, तो 300 का 3/10वां हिस्सा मुझे बताना। तो 300 का 3/10वां हिस्सा मेरा आंसर क्या होगा जी? उसके लिए 300 का 3/10वां हिस्सा हो जाएगा जी 90। 90 के लिए मेरी ऑप्शन जो दी गई है वह दी गई है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 98 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना मुझे। तो जी आपको बता, जहाँ तक संख्या दी गई है उसमें आधी संख्या समोत्य आधी विषम। जैसे 98 तक पूछा तो उसमें 49 संख्याएं आपकी विषम है, 49 संख्याएं सम है। पहले विषम संख्या होती है 1, दूसरी होती है 3, अगली होती है से 5 और 98 से पहले विषम संख्या मेरी है जी 97। तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है योग निकालने का? पहली संख्या लास्ट की संख्या का जोड़, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, उन दोनों का जोड़ बटे 2 और गुना कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 98 तक विषम? 49। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जोड़ 98 और 98 का आप हो जाएगा जी 49। तो 49 की 49 में गुना करेंगे, यानी कि 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर होता है जी आपका 2401। 2401 मेरा ऑप्शन किस में बताया आंसर? ऑप्शन ए बताएगी मुझे 2401 का आंसर। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5वां, पी क्यू आर 3 आदमी किसी कार्य करने के लिए 529 रुपये का वेट इसका नियोजित किया गया है, यानी कि ठेका दिया गया 529 का। पी और क्यू जो दो व्यक्ति है वे दोनों मिलकर किसी कार्य का कितना हिस्सा काम करते हैं जी? 19/23, यानी कि अगर टोटल काम 23 है तो उसमें से 19 काम कर देंगे पी और क्यू। तो जी आर के लिए कितना काम बचा होगा? फिर आर के लिए बचा होगा जी 23 में से 19 घटाओगे, 23 में से 19 घटाओगे तो आप कहोगे जी आर के लिए कार्य बचा है जी 4/23। तो उसने पूछा मुझे आर का हिस्सा कितना है भुगतान में। तो टोटल कार्य की यूनिट कितनी जी? 23 यूनिट का टोटल पेमेंट कितना मिलेगा जी मुझे? 529। 529 अगर 23 काम का मुझे टोटल 23 काम का मिल रहा, तो 23 से अगर मैं 529 को भाग करूँगा तो मैं कहूँगा जी एक यूनिट के लिए कितना रुपए पेड कर रहे मुझे वे? 23 रुपये। एक यूनिट के लिए 23 पेड है। आर की यूनिट है 4, तो 4 में गुना करूँगा 23 की, तो 23 चौका कितना हो जाएगा जी? 92। तो 23 में जब 4 की गुना करूँगा 23 चौका 92, यानी कि आर को जो पेमेंट होगा वो 92 रुपये होगा। 92 के लिए मुझे कौन सी ऑप्शन दी है जी? ऑप्शन ए में मेरा राइट आंसर हो जाएगा 92 रुपये आर के लिए। क्वेश्चन 6, नोटबुक में एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है जी। 2/5 पहले दिन बिकता है, शेष कितना बचेगा फिर मेरे लिए? 3/5। 3/5 का फिर शेष भाग का कितना बिकता है जी? 3/4। तो 3/5 का 3/4 निकाल लगे। उसके बाद दूसरे दिन, पहले दिन ये बिका हमारा, दूसरे दिन ये बिका, और जी तीसरे दिन अभी जो बाकी है वो बच रहा है जी कितना जी? 75 अभी बची है नोटबुक हमारे पास बिके बिना। कितनी नोटबुक के लिए रखी गई थी बिक्री के लिए? तो सबसे पहले मैं नोटबुक मानना कि टोटल नोटबुक मेरी एन है, एन का 2/5 पहले दिन बिका, शेष कितना बचा मेरे पास? 3/5। उसका फिर शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन बिकता है। तो इसे सोल्व करेंगे, 3 तिया 9 और 5 चौक 20। तो यानी कि एन का 2/5 प्लस 9/20 ये हमारा बिक चुका, यानी कि
टोटल ही हो जाएगा हमारे पास। अगर इनको मैं जोड़ूँ टोटल, एलसीएम ले लूँगा 20 हो जाएगा एलसीएम मेरे पास। 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 9 कम 9, यानी कि 9 और 8 17, 17/20 एन का हिस्सा बिक चुका है जी। तो कितना शेष बचा, तो 20 में से अगर मैं 17 घटाऊँ तो मैं कहूँगा जी 17 में से 20 घटा के 3/20 हिस्सा भी मेरा टोटल नोटबुक का शेष बच गया, जिसका मान दिया है सवाल में मुझे 75। तो मुझे एन का मान निकालना, तो मैं क्या करूँगा, 75 में 20 की गुना करूँगा और 3 का भाग करूँगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, एन की। तो 25 बार चले जाएगा 3 से 75 और 25 की गुना करूँगा 20 में, तो एन के लिए टोटल वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी जी, 500। तो 500 नोटबुक का मैं सेट रखा था जो बेचने के लिए, तो उसके लिए 500 मेरे टोटल वहाँ पे नोटबुक थी बिक्री के लिए, तो 500 के लिए मेरी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन राइट डी। हम इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरीका और ये परसेंटेज में 2/5 को 40% और 3/4 को 75 कर लगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसे परसेंटेज में भी निकालना चाहिए तो इस प्रकार ना निकाल के दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको कौन सा तरीका, जिससे हम दूसरे तरीके से भी इसको ईजिली बना सकते हैं। देखिए सवाल में दिया है 2/5, 2/5 का मीन्स हो जाएगा जी आपका 40%, 2/5 का मतलब 40% और 3/4 का मीन्स होता है जी हमारा 3/4 का मीन्स हो जाएगा 75%। यानी कि 100 में से अगर टोटल हमारे पास 100 थी, 100% में से 40% बिक चुका, तो कितना रिमेन बचा जी, 60%। अब 60% का 75% अगर निकाल लो यानी कि 3/4, तो हो जाएगा जी हमारा 45। तो 45% मेरा बिक चुका 60 में से, तो शेष कितना बचा जी मेरे पास, 15। 15% की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी जी, 75। तो टोटल निकालना, तो 75 को 15 से भाग करके गुना 100 कर दो, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब भाई कितनी वहाँ पे नोटबुक थी, 15 5 75, 5 की गुना करेंगे 100 में तो 500, फिर भी मेरा आंसर 500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वोट देने का। बिल्लारी में 4/5 मतदाताओं ने सोनिया को वोट देने का वादा किया था, बाकी सूजी को वोट का वादा किया था। इन मतदाताओं में से 10% सोनिया को वोट देने का वादा किया था ना, चुनाव के दिन वोट नहीं डाला उन्होंने, और 20% उन्होंने डाला जो सूजी को देने का वादा किया था, उन्होंने चुनाव के दिन वोट नहीं किया। तो सोनिया को जो वोट मिली वो 216 वोट मिली, तो कुल पड़ी वोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ दो आदमी है, एक तो है जी सोनिया और दूसरी है जी सूजी। अगर 4/5 देखे तो 4/5 का मतलब हो जाएगा 80% ने वादा किया था सोनिया को, 30 बच जाएगी, 100 में से 80 घटाओगे 20। अब 10%, 80 का 10% वादा करने वाले नकार के चुनाव वाले दिन, यानी कि 80 का 10% यानी कि 8% ने वोट नहीं किया सोनिया को जो वादा कर रहे थे, तो वोट किया जी कितने ने जी, 72% ने उनको। और सूजी को 20% ने वादा करने वालों ने वोट नहीं दिया, 20%, 20 का कितना हो जाएगा जी, 4% घटाओगे 16 20 में से, तो बच जाएगा सूजी को कितना परसेंट जी, 16। तो यानी कि वोटिंग टोटल दोनों को अगर देखे जोड़ के 72 16 को, तो टोटल वोटिंग कितना परसेंट वहाँ पे हुआ, 88%। तो सूजी की वोट का दे रखा मैं, सोनिया की वोट बता रखी 216 वोट, यानी कि 72 में 216 वोट मुझे दी गई है। अगर 1% वोट देखो तो गुना करूँगा 72 की, और वोटिंग पूछा जी कितनी वहाँ पे वोट पड़े, तो वोट पड़े 88%, गुना 88 करके मैं यहाँ से टोटल आंसर अपना बना लूँगा। 72 तिया 216, 3 की गुना करके 88 में, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, यानी कि टोटल वोट 264 वोट वहाँ पे डालेंगे, तो 264 की ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन सी हो जाएगी राइट। क्वेश्चन 7 के लिए। क्वेश्चन 8,
18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष पे उपार्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमारा 405 है। ब्याज की दर क्या है, तो ये डिफरेंस 2 साल का निकालने के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है अंतर बराबर मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बटे 10,000। ये अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। डिफरेंस मेरे पास 405 का दिया है, उसमें 405 में गुना करूँगा मैं 10,000 की और डिवाइड कर दो अगर मैं मूलधन यानी कि पी का मान यहाँ पे कितना दिया है जी 18,000, तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू किसकी आ जाएगी जी आर स्क्वायर की। तो 3 जीरो से 3 जीरो मेरी कैंसिल हो जाएगी, 9 से डिवाइड करूँगा 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार कट जाएगा 10 2 से, तो 45 पंजे कितना हो जाएगा मेरे पास 225, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 225। आर की वैल्यू निकालनी तो 225 पे स्क्वायर रूट लगाओ और आप बताओ जी आपकी जो ब्याज की दर चल रही सवाल में वो चल रही जी 15%, और 15% के लिए मेरी ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार एक पेन पर 30% की छूट देता है और उसके बाद भी 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 600 है, इसका विक्रय मूल्य बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 600 का 30% छूट मिल गई तो कितना उसकी वैल्यू बची 100 माइनस 30 यानी कि 70%। फिर उसका बाद में 10% की फिर देता है तो यानी कि 70 का फिर 10% और घटाओ 100 में से 90, यानी कि 600 का 70% का 90% निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका टोटल जो पेन का लास्ट में इन द एंड विक्रय मूल्य कितना रहा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 7 छंग 42 और 42 निम्मा कितना हो जाएगा हमारा 42 में गुना कर दो 9 की, तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, यानी कि 378 उसका अंतिम विक्रय मूल्य रहा होगा छूट के बाद। 378 का मेरे पास ऑप्शन जो है वह ऑप्शन है जी बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यापारी एक प्रकार की चाय 12 रुपये प्रति किलोग्राम दूसरी प्रकार की 28 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदता है, वह उन्हें मिलाकर एक मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 28% का लाभ होता है। दोनों प्रकार की चाय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जी, हम जब अनुपात बनाते हैं मिश्रण अनुपात, एक ऊपरली साइड 2 संख्या रखते हैं, एक सस्ती एक महंगे वाली वस्तु, बीच में रखते हैं औसत यानी करीय मूल्य, फिर उनका क्रॉस में हम अंतर लेकर हम नीचे अनुपात बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास काव बेच रहा 32 रुपये, वो विक्रय मूल्य है, मुझे निकालना औसत मूल्य या करीय मूल्य। तो 32 रुपये बेचने पर उसे 28% का लाभ है, तो इसका मीन्स है कि 32 का जो मान है 100 प्लस 28 यानी कि 128% है। और करीय मूल्य निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है मान किसका 100% का। 28% की वैल्यू 132 है, तो 100% की वैल्यू में मेरा आंसर करीय मूल्य का आ जाएगा 32 चौका 128, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को 25, तो यानी कि कहने का मीन्स जो 32 रुपये बेच रहा मिलाकर टोटल अगर 28% का लाभ हुआ तो उसका औसत जो मूल्य होगा करीय मूल्य वो होगा जी 25। तो पहले प्रकार की जो चाय है उसका तो रेट है 12 रुपये प्रति केजी, और जो दूसरे वाली चाय है उसका रेट है जी 28 रुपये प्रति केजी, और औसत जो रेट बना वो बना मेरा जी 25। तो 25 और 12 का अंतर ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 13, और 28 और 25 का अंतर आ जाएगा जी 3। तो मेरे पास उन चाय को जो मिलाया गया होगा तो उसका जो अनुपात होगा वो होगा 3:13। 3:13 मेरी कौन सी ऑप्शन में मुझे दिया है, वो दिया है जो ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो आज का मॉक टेस्ट नंबर 72 हमारा कंप्लीट हुआ। अगले मॉक टेस्ट में फिर मिलते हैं 73 मॉक टेस्ट के लिए। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।